आज हमारे साथ जो गेस्ट आने वाले हैं वो सिर्फ एक एचआर नहीं है, बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 25 साल से भी ज़्यादा इंडस्ट्री में रहकर अपनी लीडरशिप का इम्पैक्ट क्रिएट किया है। शुरुआत होती है विदर्भा के एक छोटे से गांव से और आज सर शकार मीडिया और एपी ग्लोबल के CHRO और ग्रुप डायरेक्टर हैं। कॉर्पोरेट लीडरशिप के साथ साथ सर एक ऑथर, स्पीकर और मेंटोर भी हैं। इन्होंने 6 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं और 2014 से अभी तक बहुत सारे HR इंडस्ट्री में अवार्ड्स भी लिए हैं। अभी रिसेंटली में ही HR विजनरी का अवार्ड भी मिला था। बिना किसी डिले के वी वेलकम डॉक्टर विनोद बिडवई। Can you introduce yourself to our viewers? Hi, thanks for this opportunity. My name is Vinod Bidwaik. I am heading HR, People and Culture function from EP Global and Sakar Media Group. So yes. I am here for last 3.5 years. I work in large Indian and multinational companies like Mahindra and Mahindra, Semperit Group, Alfa Laval, DSM India. And my experience is around 30 years, almost in all sectors, industry sectors, working across the globe. So I primarily work in India, but I also was on short-term and long-term assignment at Shanghai, at Singapore, Dubai, Netherlands, Sweden, Denmark, etc. So it's a global exposure I have. So that's the short about me. Okay, sir. Thank you for the introduction. Let's start with the questions. सर, लिंक्डइन पे HR अवार्ड्स हैं, बुक्स हैं, ब्लॉग्स हैं, लेकिन विनोद सर के बारे में कोई सी ऐसी बात बताइए जो सिर्फ आपको पता है। अच्छा, इट्स वेरी स्मार्ट और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे लोगों को एम्पावर करना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि बुक्स के बारे में या लिंक्डइन पोस्ट के बारे में या व्हाट्सएवर ट्रेनिंग आई टेक, यस सर, बट द पर्पज इज़ टू एम्पावर द सोसाइटी एट लार्ज। एंड परहैप्स बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आई स्लीप वेरी लेस, बट लोग मुझे हमेशा ये पूछते हैं कि आपको टाइम कैसे मिलता है, बिकॉज शेड्यूल्स आर वेरी टाइट। So कभी कभी you have to sacrifice some timings. So I am taking that timings in the morning or in the late evening and always reading a lot. So अगर आपको ये कुछ articulate करना हो तो reading अच्छा रहता है. But ultimately why comes in the picture. लोग ये पूछते हैं कि क्यों. Yes sir, of course. और ये क्यों बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये तो एक पर्सनल ब्रांडिंग है, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांडिंग होता है, इसमें सकार मीडिया ग्रुप, एपी ग्लोबल है और जहाँ भी मैंने काम किया उनकी कुछ पर्पज़ हो सकता है। बट आई एम डूइंग दिस फॉर माई पर्सनल पर्पज इज़ टू मेक द इम्पैक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल बाय देयर पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. सो दैट perhaps many people may not be aware of. And second thing is about giving back to the society is very important. So I look towards my profession as the media, as the vehicle to give something to the society and different target groups. Perhaps college students may be the different target groups, you may have said. Yes sir. The audience may be different one. My employees may be a different target group. So that's the thing and why is very important into that. Okay, great answer sir. सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई कि जब मैंने आपको अप्रोच किया तो इट वाज लाइक यू जस्ट शेड्यूल द पॉडकास्ट विद इन 1 वीक कि आप आ जाओ और कर लो. दैट मीन्स कि आपने जो बताया कि आपको एम्पावर करना अच्छा लगता है, मुझे पता चला. फिर मैं उस टाइम पे इलनेस भी हो गया था बीच में, फिर भी आपने मैसेज किया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप शेड्यूल करते हैं हम, लेकिन हम पॉडकास्ट करेंगे. सो इट फील्स लाइक यू आर अ ग्रेट लीडर सर. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो सर. सो लाइक मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर, आपकी अपब्रिंगिंग विदर्भा के एक छोटे से गांव से हुई है, जैसा हमने आपके बारे में रिसर्च करा, एज वी नो. गांव ने आपको ऐसी कौन सी चीज़ें सिखाई या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ या स्किल्स दी जो आज भी एक कॉर्पोरेट लाइफ या फिर एक सिटी लाइफ आपको कभी नहीं दे सकती? अब देखो, एक डिफरेंस क्या होता है, किसी भी विलेज में आप जाओ, गांव में जाओ या शहर में जाओ, अगर आप कंपेयर करते हो तो गांव में हमेशा स्कैरिसिटी रहती है. यस सर.
चीज़ें इजीली नहीं मिलती। मुझे पता है कि जब हमारे बचपन में जब पहली बस, वो रेड कलर की बस महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की हमारे विलेज में आई, दैट वाज व्हेन आई वाज इन मे बी 6th और 7th स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रिसिटी जब आई तब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में था। हमारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। फिर इलेक्ट्रिसिटी के पोल आए एंड देन इट स्टार्टेड, इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 years टू इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए पूरे गांव में। बस नहीं आती थी, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ लिमिटेड थी। सिर्फ मतलब मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो जेडपी स्कूल जो रहते हैं, जिला परिषद स्कूल में हुआ है। फिर उसके बाद 10th तक गांव में हुआ है। तो एक बहुत अहम चीज़ जो रहती है वो अंडरस्टैंडिंग द स्कैरिसिटी एंड वैल्यू। ओके। सेकंड इज़ अबाउट योर ओन वैल्यू सिस्टम। आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है वो गांव में। देखो अब अभी तो पता नहीं, अभी बहुत माहौल चेंज हो गया है, पॉलिटिक्स बढ़ने लगा है और लोग भी थोड़े से डिफरेंस तरीके से बिहेव करते हैं गांव में। लेकिन उस वक्त हमें कोई डोर्स नहीं थे गांव के। आप किसी के भी घर में जाओ, मुझे पता है कि मेरे दोस्तों के घर में जाओ, खेलो, कोई चिल्लाता नहीं था। उसकी दोस्त की मदर हो या कुछ भी नहीं, उनके घर में खाना खा के आओ। बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन था। लिमिटेशंस नहीं थी पहले। लिमिटेशंस कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप की लिमिटेशंस नहीं थी। मतलब हो पूरा गांव, अगर किसी की शादी हो तो एवरीबडी यूज्ड टू कम देयर। कोई बकेट उठा के लेके सर्विंग करेगा, फूड हेल्प करेगा, कोई हेल्प करेगा। तो ये बहुत माहौल था। तो वहाँ मैंने क्योंकि ये तो बचपन की चीज़ें होती है, तो यू बिल्ड योर करियर और बिल्ड योर पर्सनैलिटी ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। सो इसकी वजह से स्कैरिसिटी हो, फिर घर की वैल्यू सिस्टम हो। मुझे पता है कि और इनकम सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड रहते हैं गांव में, जहाँ आपको कौन सी भी चीज़ इजीली नहीं मिलती। पूरे गांव के पूरे रोड अगर मानसून में फ्लडेड हो जाते हैं, जाना आना मुश्किल हो जाता है। मेरा स्कूल जो था वो हमारा एक ट्विन जैसा विलेज था। हाँ। एक जैसे बोलते हैं कि एक नदी बहती थी छोटी सी, एक गांव में हमारा गांव था, दूसरी जगह दूसरा गांव था और मेरा स्कूल दूसरे गांव में था। तो मानसून में अगर फ्लडेड हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है तो बहुत टेंशन आ जाता था कि कैसे घर में पहुँचे। तो उस वक्त ऐसी फैमिलीज थी कि वो हमें अकोमोडेट कर लेती थी। अगर बहुत सारी बाढ़ आई तो हमारे घर में रुक जाओ। हमारे तो ये बहुत चीज़ें हैं जो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। और मुझे आज लगता है कि जो मेरी ज़िंदगी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो हमेशा चीज़ें मैं अभी फॉलो करता हूँ, उसका बिल्डिंग ब्लॉक वो विलेज वैल्यू सिस्टम है, स्कैरिसिटी है। आज भी मैं बहुत चीज़ों की अहमियत रखता हूँ। वो रिलेशनशिप की अहमियत हो, दोस्तों की अहमियत हो, छोटी सी चीज़ों की अहमियत हो। मतलब कोई खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए से लेकर पैसे कैसे खर्चे करने चाहिए। ये कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये कैसे, लेकिन ये अपब्रिंगिंग के ऊपर होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट। और हमेशा किसी ने भी वो ज़िंदगी में अगर देखना चाहे तो लोगों को बहुत डर लगता है कि एक स्टेज के मतलब हम एक स्टेज पे चले जाते हैं, वी अचीव समथिंग इन आवर लाइफ एंड वी फील दैट अभी नीचे ये नहीं रहा तो क्या होगा, किसी की नौकरी चली गई तो क्या होगा, किसी का कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। और व्हेन यू क्लाइम द लैडर्स इन द हायरार्की, दिस इनसिक्योरिटीज बिकम मोर बिकॉज देन हाई सैलरीज होती है, लोग आप टॉप पोजीशन पे, खर्चे भी आपके उस तरीके से खर्चे होते हैं। तो एक हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि नेवर फॉरगेट द रूट्स फ्रॉम वेयर यू कम। और यही इम्पॉर्टेंट है, हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये प्रोपोगेट कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी नीड क्या है और आपकी वांट्स क्या है, वो डिफाइन होनी चाहिए। नीड मतलब अगर 3 BHK का होम चाहिए, ये नीड नहीं है। आप 1 BHK के घर में भी रह सकते हो। वांट हो सकती है, आपका विला चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, ये वांट होना बुरी बात नहीं है, मतलब इट्स नॉट बैड। बट इनिशियली वी शुड हैव नीड कि अगर कुछ होता है तो व्हाट आर माय मिनिमम रिक्वायरमेंट, आई कैन सर्वाइव। सो ये जो सब चीज़ें हैं वो मुझे गांव ने ही सिखाई है, ऐसा मुझे लगता है। और चीज़ें सीखना ज़रूरी भी हैं, क्योंकि कोविड आया तो हम सबको समझ में आया कि जब नौकरी चली जाती हैं या फिर आप बाहर नहीं निकल सकते तो आप कैसे लिमिटेशंस में जी सकते हैं। एब्सोल्युटली, या ओके सर। सो आपके हिसाब से एक लीडर और एक बॉस में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या होता है? हाँ, इसके बारे में तो बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं, आपने भी बहुत पढ़ा होगा। आजकल सबसे
ओवर यूज़ और ओवर डिस्कस टॉपिक तो लीडरशिप रहा है सब जगह पे। इम्पॉर्टेंट है कि सी अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हु इज़ द लीडर, इट्स अबाउट द सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन उसी लीडर को रखेगी जो सक्सेसफुल है। यस और पॉपुलैरिटी और इफ़ेक्टिवनेस में फ़र्क है। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि लीडरशिप इज़ अबाउट मैनेजिंग योर टीम, मैनेजिंग योर फंक्शन एंड मैनेजिंग योर सेल्फ। मैं एक ही डिफरेंस कह सकता हूँ कि बॉस में एक हायरार्कियल ग्रेविटास आ जाता है, वेट आ जाता है कि आप बॉस हो और एवरीबडी शुड बी कॉल। लीडरशिप इज़ लाइक गोइंग डाउन द लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक, व्हाट इज़ देयर रिक्वायरमेंट, उनको क्या लगता है। और बॉस में इनसिक्योरिटीज़ होती है, लीडर में इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती, बिकॉज लीडर हिमसेल्फ इज़ लाइक अ मेंटर, इज़ अ कोच, इज़ अ गुरु हु एक्चुअली train his mentor, develop his team members or people around him. Boss तो जब is like a manager. यस सर। Leader is the overall who is inspiring, who is corporate leader, inspiring to the people, pushing the boundaries and being effective rather than popular. बहुत बार ये मिसकंसेप्शन है और बहुत हम गलत सोचते हैं कि इसको किसी कोई बंदा हो तो उसको लगता है कि ये बहुत पॉपुलर है, क्या लीडर है। यस सो इट इज़ नॉट अ पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अ सोसाइटीज। पॉलिटिक्स में हो सकता है कि आपको पॉपुलरिटी चाहिए। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो नोन एज अ टफ इफेक्टिवनेस, इज दो पॉपुलर। यस सो बीइंग अ पॉपुलर एंड बीइंग इफेक्टिवनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। बट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इन द इंडस्ट्रीज, इन ऑफिसेस, लीडर शुड बी इफेक्टिव। ओके एंड देन इफेक्टिवनेस विल कम व्हेन द पर्सन खुद के अंदर झांके और समझे। क्योंकि होता क्या है ज़िंदगी में, हम जैसे एक प्रोजेक्शन थ्योरी बोलते हैं कि क्या होता है कि हम जैसे वैसे हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। और हमें लगता है, एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक रिसर्च किया गया था। यस सर। कि उन्होंने पूछा स्कूल के जो चिल्ड्रन थे उनको पूछा, स्टूडेंट को, कि आपको क्या लगता है कि कितने % लोग एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं और कितने % लोग चीटिंग नहीं करते। तो उन्होंने उनका आंसर दे दिया, लेकिन इनमें से एक चीज़ सामने आई कि जो लोग ज़िंदगी में कभी चीटिंग नहीं करते थे, उन्होंने बोला कि हमारे क्लास के किसी भी स्टूडेंट ने चीटिंग नहीं करते। इज़ हार्डली 1 or 2%, वो भी उन्होंने देखे हुए स्टूडेंट। ओके। सो उन्होंने आंखों से देखा और बोला कि ये 4-5 लोग या जो भी स्टूडेंट है वो चीटिंग करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ क्लास अवर इज दे आर नॉट चीटिंग इन द एग्ज़ाम। और जो हमेशा चीटिंग करते थे, उन्होंने बोला कि यहाँ के तो सब लोग चीटिंग ही करते हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ देयर पर्सनैलिटी। सो वी प्रोजेक्ट दैट टू द अदर पर्सन। हम जैसे वैसे हम लोगों को समझते हैं, नजरिया है वैसे ही हम समझते हैं। सो लीडर को ऐसा नहीं करना चाहिए। लीडर ने सबसे पहले खुद में झांकना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, एंड दैट प्रोजेक्शन शुड बी पॉजिटिव। दैट इज़ लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग द पार्ट ऑफ लार्जर डिविनिटी। अगर हम बोलते हैं ना, सब इज वन पार्ट। यस सर। सो एवरी पर्सन, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द पोटेंशियल, एंड दैट पोटेंशियल कैन बी realize. That's the leadership role, I think. So that is the difference between boss and leader. Boss तो मैनेजर ही है, वो मैनेजर जैसा काम करेगा, उसका काम मैनेजिंग से लेकर सेपरेशन सब कुछ है। बिल्कुल। वो टास्क मास्टर होता है, इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहती है, माइक्रो मैनेज करेगा खुद का। लेकिन लीडर विल गिव द स्पेस टू द टीम मेंबर्स कि चलो मैंने व्हाट आपको बोला है, ये हाउ कैसे करना है, यू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल दिस टीम इज़ डूइंग, दे आर एक्सपर्ट इन टू दैट। अगर मैं उनका बॉस होता तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है। यस सर। बट उनको नॉलेज है, तो मैंने बोलना चाहिए कि ये शूटिंग होना चाहिए या कोई वीडियोग्राफी होनी चाहिए। बट देन व्हाट यू डू, इट इज़ योर स्किल एंड यू कैन डू दैट। इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग, दे कैन कम टू मी फॉर एनी सॉल्यूशंस। ओके, ग्रेट सर। आई वांट टू आस्क अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ। एचआर का असली काम एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना होता है या फिर बिजनेस को? इफ़ यू वुड हैव टू चूज बिटवीन। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स। यस सर। तो ह्यूमन रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स है क्या ह्यूमन? जैसे मनी है, मशीनरी, हम मैनेजमेंट में पढ़े, आप फाइनेंस के हो। यस सर।
तो ह्यूमन अगर है तो रिसोर्स है, तो रिसोर्स इज कंज्यूम, यस पैसा खर्चा हो जाता है, मशीनरी डिप्रिशिएट हो जाती है, बिल्कुल। ऑफिस सब ख़त्म हो जाता है, रॉ मटेरियल यूज़ हो जाता है। ऐसा ह्यूमन का होता है क्या? नो सर। अगर इफ वी आर कॉलिंग देम एज अ रिसोर्स देन इट शुड डिटोरिएट, डिप्रिशिएट होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली वन थिंग इट इज अप्रिशिएट्स। ऑफ सो कोर्स। अगर एक नॉलेज बढ़ता रहेगा, कल आज कोई एक्सपर्ट होता है तो लर्न करते करते ही बिकम वाइज पर्सन और शी बिकम्स वाइज पर्सन। सो सबसे पहले तो एज अ HR प्रोफेशनल और अ मैनेजमेंट वी शुड बिलीव दैट दिस इज नॉट अ HR, दिस इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स, ओके। इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स बिकॉज दैट अप्रिशिएट एंड दैट इज नॉट अ ह्यूमन रिसोर्स। कुछ लोग बोलेंगे ये कैपिटल होता है, तो कैपिटल भी कंज्यूम होता है, ऑफ कोर्स। यूज होता है। सो वी शुड ट्रीट ह्यूमन इन अ डिफरेंट वे। और दूसरा एक क्लैरिटी हमें चाहिए कि होनी चाहिए कि HR की सैलरी इज पेड बाय द कंपनी, नॉट बाय एम्प्लॉयज़, ओके। राइट। एंड पुराने ज़माने में वो वेलफेयर ऑफिसर का एक पद निर्माण किया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और इंडिया में भी था वो हाँ। एज पर दी एक्ट, कि जहाँ 500 से ज़्यादा लोग हैं उनका वेलफेयर ऑफिसर रहेगा, बिकॉज उस ज़माने की नीड अलग थी, ज़रूरतें अलग थी। वहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता था, वो आपका PF नहीं जाता था, लोगों को टाइम लाइन नहीं होते थे, वो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। इसलिए दिस वेलफेयर ऑफिसर जॉब वाज टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयज गेट अ गुड एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। गुड एनवायरनमेंट मतलब नॉट लाइक टुडेज एनवायरनमेंट, बट इज पानी पीने के लिए पानी अवेलेबल है, लाइक द थिंग यू सेड, नीड तो पूरी हाइजीनिक होनी नीड, चाहिए। हाँ हाइजीनिक नीड देखने के लिए होता था। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बदल रहा है। सो HR का काम इधर है कि नाइदर द प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज बट द प्रोटेक्शन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस है तो एम्प्लॉयज। फाइनेंस है, बिजनेस है तो एम्प्लॉयज है। यस। लेकिन ये अलाइनमेंट का काम HR का है कि व्हाट इज़ द बिजनेस नीड। अगर बिजनेस को हमें किसी लेवल पे लेके जाना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द बिजनेस, then overall employee should be made aligned to that larger पर्सनल गोल्स purpose, टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। organization's goal, or then give that sense to the employee of the potential, identify their potential, do the right talent calibration in the organization, and give the opportunities, competence development and all these things. मुझे लगता है कि is a very blunt statement है कि HR is not there for protect anybody, बट एट द एंड ऑफ द अगर कुछ होता है बिजनेस में तो अल्टीमेटली दे विल प्रोटेक्ट द बिजनेस, दे विल नॉट, बट हाउ टू मैनेज दिस इज डिफरेंट। सो अगर किसी को, अगर ऑर्गेनाइजेशन में राइट साइजिंग होना चाहिए, ज़रूरी है, तो राइट साइजिंग होगा, लोग कंपनी से निकाल दिए जाएंगे प्रोवाइडेड इट इज़ द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट देन हाउ यू डू दिस is the right, that's the right approach the HR has to that. And in day to day, to make this business and to make the role effective, HR role is the bridge between the management and the employees to understand their concerns and ask the employees to realize their potential. ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो सर, जैसे कि अभी AI का पूरा बबल चल रहा है मार्केट में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो HR डिपार्टमेंट में AI नहीं कर सकता आज भी? क्योंकि हम देख रहे हैं एज अ स्टूडेंट, हम जो अभी फेस कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए इतनी कंपनीज़ में बैठे, 1-2 राउंड AI राउंड होने लगे, AI इंटरव्यूज़ होते हैं, AI राउंड्स होते हैं। तो आपके हिसाब से आज भी ऐसी कौन सी चीज़ है जो HR की स्किल्स में AI नहीं कर सकता? तो मैं थोड़ा अलग तरीके से कहूँगा ये कि बिल्कुल। कौन से रोल्स AI, what are those roles AI will take or AI can do? यस। सो एक तो है कि जो मोनोटोनियस एक्टिविटीज़ है, ऑटोमेशन है, वो दैट कैन बी डन बाय द AI। जैसे आपका टाइम मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, शेयर सर्विसेज पार्ट ऑफ दैट, सैलरी ऑटोमेटिक मिलेगी, कैलकुलेशंस, एवरीथिंग, जो ट्रांजिशनल जॉब है। यस। दैट इज ए। सेकंड इज जहाँ AI और ह्यूमन बीइंग शुड वर्क टुगेदर। जैसे आपका इंटरव्यू AI ने लिया, बट यू कैन रिलाई ऑन AI, फ्रैंकली स्पीकिंग। यस सर। हम भी करते हैं, हमारे यहाँ हमने भी डेमो, वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट दैट, लेकिन वो दैट इज़ नॉनसेंस, आई विल से, ओके। बिकॉज वो कुछ फीड किया जाता है और आवर टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट कम एट दैट टू एनालाइज द पर्सन। अगर आप
रिस्पॉन्स देते हो उस वीडियो में, Yes, तो sir. AI विल आपका बॉडी लैंग्वेज या वो कुछ इधर, अगर आप टोटली रिलाई ऑन दैट देन गुड कैंडिडेट ऑल्सो मे बी मिस. ओके. सो वहाँ AI विल बी देयर टू screen the candidate, to match their job profile and the candidate competences, but final interview and decision making always will be the human being, and that is HR and hiring managers. In a second is conflict management. ऑर्गेनाइजेशन में conflict हो रहा है तो AI नहीं करेगा वो, because there are multiple people working in the organization. उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है, अलग अलग बैकग्राउंड है, तो इसमें इट इज़ इनविटेबल दैट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. सो ये हैंडल करने के लिए ह्यूमन ही चाहिए. अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डिसीजंस है, दैट डिसीजंस कैन बी हायरिंग टू फायरिंग, अगर सेपरेशन भी होना है तो दैट विल नॉट डन बाय द AI. ओके. किस ह्यूमन बीइंग में क्या पोटेंशियल है, AI विल हेल्प to calibrate the data, but finally decision always will be, because the manager and is spending a lot of time with the person. So क्या skill set है, everything will be done by AI, but then ultimately few decision always will be with human being. ओके. दैट मीन्स AI आपका इंटरव्यू लेगा सारी चीज़, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा. AI will work as a assistant, as a secretary, as a your deputy maybe perhaps, but AI can't take a decision in. आपने AI के ऊपर डिसीजन लिया तो आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ आती है कि CEO की फायरिंग का मेल चला गया सब 300 लोगों को, उनमें से CEO भी था, CEO को भी फायर कर दिया कंपनी ने, वो AI में फीड कर दिया, AI ने सबको मेल भेज दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. और आपकी फील्ड में तो सॉफ्ट स्किल्स AI कभी नाप ही नहीं सकता. वो हाँ, वो नाप नहीं करता. वो क्या करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, प्रीसेट जो बार सेट करता हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, आप इंटरव्यू में कैसे थे, दैट रिकॉग्नाइज, बट नॉट नेसेसरी ना. हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी इतनी एडवांस नहीं है कि ये लगा दिया एंड देन सब कुछ आ जाएगा. AI में तो अभी क्या बहुत सारी इक्विपमेंट आए. आपके आईफोन में भी आपका ब्लड प्रेशर काउंट होता है, राइट, बट विल यू बिलीव ऑन दैट? No, sir, स्टिल यू विल गो टू द डॉक्टर ना. यस. ओके सर. सो सर, इट इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एजुकेशन. आज भी आपको MBA में ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ है जिसकी कमी लगती है, या ऐसी कौन सी? MBA पूरा कमी वाला प्रोग्राम है, ऐसा लगता है मुझे. मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता किसी MBA हो ग्रेजुएट हो. मतलब आपने देखो कितने लोग MBA बड़े बड़े सक्सेसफुल है जिंदगी में. लेकिन MBA इज़ गुड बिकॉज इट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी देती है. एक कमी ये है कि इन डेप्थ नॉलेज. यस. मतलब जो कॉलेजेस में रियली हाउ यू आर हैप्पी व्हाट यू आर गेटिंग इन योर कॉलेज. आपके कॉलेज में जो भी पढ़ाया जाता है, आपका कॉलेज भी बहुत अच्छा है, ग्रेट हो सकता है, बट हाउ यू आर हैप्पी, बिकॉज आर यू गेटिंग दैट इन डेप्थ? No sir, not practical knowledge. We are just theoretical knowledge we are receiving, but the industry knowledge and the depth knowledge you said, still we are in the finance, but most of the finance students are weak in their domain. Absolutely. So that is because not necessary you have to come in the industry and have the internship. It's also is possible in the college provided your conceptual clarity comes. अभी क्या होता है, बुक से आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन इन डेप्थ, दैट्स आई एम यूजिंग द वर्ड, थेरी इज इंपॉर्टेंट, बट वो थेरी इन डेप्थ नहीं है. ओके. आपको व्हाट सिखाया जा रहा है, आपको व्हाई नहीं सिखाया जा रहा है. आपको ये ऐसा ऐसा 1 2 3 स्टेप्स, बाकी उसके पीछे का लॉजिक क्या है, व्हाई, ये नहीं सिखाया. मॉडल्स सिखाए जा रहे हैं, लेकिन उस मॉडल कहाँ इम्प्लीमेंट करने चाहिए वो है. सेकंड इज़ क्या होता है कि अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इंटर्नशिप और समर और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहाव में आके जो मेन पार्ट होता है, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोफेशन, डोमेन एक्सपर्टीज़, दैट इज़ मिसिंग. क्योंकि अगर देखो कि आप कोई बंदा जाएगा तो आपसे क्या काम करवा लेते हैं, सर्वे करवा लो, प्रोजेक्ट करवा लो, जेरोक्स निकाल दो, डेटा एंट्री कर दो, तो उसमें से क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया? नहीं आता है ना. ये तो बैचलर के बेसिस पे भी सब करते हैं. हाँ, बैचलर भी बेसिस है. तो क्या फ़र्क है इसमें? अगर MBA फाइनेंस करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं, सब कंपनी को ही सिखाना है आपको, दैट इज़ मिसिंग पार्ट. बिकॉज वो जो, और आजकल तो फर्स्ट ईयर हो जाता है, सेकंड ईयर में कॉलेज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किप कर देती है, बोलती है अभी इंडस्ट्री को भेज दो. तो वो मिसिंग है. सेकंड इज़ मिसिंग, मैंने एक बोला था एक फोरम में कि प्रोफेसर ऑल्सो शुड डू द इंटर्नशिप. स्टूडेंट नहीं, अभी
इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है वो तो सिर्फ पढ़ते होंगे या ऐसे ही इधर उधर, उनको क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? अगर कोई प्रोफेसर है तो आप बोलते ठीक है इंडस्ट्री से कोई आता है, एक सेमिनार ले लिया, ऐसा नहीं होता है। सो हाउ यू आर मैनेजिंग दैट? तो मैं तो कंपलसरी, अगर आपकी 2 महीने की इंटर्नशिप हो तो प्रोफेसर को भी 2 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए, जिससे वो भी सीख पाए कि इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रही है। मैंने तो ऑफर दिया है कुछ प्रोफेसर को मेरे कंपनी में, आपके कॉलेज के आते हैं तो आई एम विलिंग टू गिव द इंटर्नशिप। अगर आपके मॉस्कॉम के लोग हैं तो हमारे साथ काम कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। फाइनेंस का प्रोफेसर हमारे फाइनेंस, और उनको इतना एक्सपीरियंस मिला वो किसी कंपनी के CFO हो जाएंगे। सर, आज लोग टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि मीडिया से लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सोशल मीडिया पे जो लोग न्यूज़ बता रहे हैं उस पर ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है? आपके हिसाब से ये जो मीडिया ग्रुप्स हैं इनका काम ट्रस्ट बनाना है या फिर न्यूज़ देना है? न्यूज़ का काम जो है वो ट्रस्ट बनाना है, ऑफ कोर्स, Yes, sir. ऑडियंस में, सो दैट लोगों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाए। दे आर मोर एम्पावर्ड। इंफॉर्मेशन देना है, न्यूज़ देना है, लेकिन सोसाइटी को एम्पावर भी करना है। एम्पावर sir. बाय नॉलेज, गिविंग समथिंग टूल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। अभी अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि मतलब लोगों का सोशल मीडिया पे ट्रस्ट बढ़ रहा है, हम बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? बिकॉज सोशल मीडिया इज़ रन बाय द एल्गोरिदम। हमें जो Okay. अच्छा लगता है वही हमें दिखता है। बार बार दिखता है। हमें जो अच्छा लगता है, हमारी जो चॉइसेस है, हमें जो चाहिए वो डोपामाइन होता है, तो हमें लगता है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वो सच है। सच है। सो सोशल मीडिया में सच, मतलब सच है ऐसा नहीं है। देयर आर 2 वेज ऑफ ट्रूथ। मतलब हमें लगता है सच है, सोशल मीडिया इज़ ट्रस्ट वर्दी, लेकिन सोशल मीडिया से ज़्यादा फॉरगेट अबाउट इज़ द ट्रस्ट स्टिल। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एडवर्टाइजर्स हैं, यस सर, वो डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया में कम करते हैं। हमारा रेवेन्यू स्टिल 95% कम फ्रॉम द प्रिंट मीडिया। जो भी न्यूज़पेपर में आता है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, आज भी है। तो ट्रस्ट वर्दीनेस सोशल मीडिया पे है। सो आई डोंट बिलीव दैट पीपल ट्रस्ट ऑन सोशल मीडिया। दे आर हुक टू दैट बिकॉज उन्हें वो अच्छा लगता है देखना, एल्गोरिदम की वजह से। बिकॉज आपको फैशन अच्छे लगने लगे तो आपके सामने फैशन के रील्स आएंगे आपको, और आपको लगता है कि, और वो चॉइस रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में ठीक है बिकॉज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती है। ये जो कॉग्निटिव लोड बढ़ रहा है हमारे माइंड के ऊपर, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट इट इज़ अगेन अप टू अस व्हाट वी शुड बिलीव एंड व्हाट वी शुड नॉट। यस सर, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि आज भी ट्रेडिशनल मीडिया लाइक टेलीविज़न, डिजिटल जो न्यूज़ मीडिया की डिजिटल वेबसाइट्स है, जैसे हमारी ये सकाल है, द ब्रिज क्रॉनिकल जो इंग्लिश में है वो है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस है, और प्रिंट मीडिया, उसके ऊपर आज भी ट्रस्ट है। अगर लोगों को इसकी सत्यता जो है वो देखनी है तो टीवी पे देखेंगे या सोशल मीडिया पे देखेंगे, लेकिन कंफर्म करेंगे नेक्स्ट डे की सही है की बात है। सो ये बहुत है। और सोशल मीडिया, मुझे नहीं लगता कि आप जो देख रहे हो वो सही बात है। सोशल मीडिया इज़ हेल्पिंग टू फ्रेम द नैरेटिव्स, टू फ्रेम द ह्यूमन बीइंग इन अ पर्टिकुलर वे बाय द ग्रुप ऑफ पीपल। अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको कुछ वो फ्रेम कर रही है लोगों को उनके हिसाब से। अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी हो या कोई कंपनी हो, कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है, तो वो आपको फ्रेम कर रही है। तो सोशल मीडिया का यूसेज तो बहुत है, लेकिन हमें एट द एंड ऑफ द क्या मिल रहा है ये पता नहीं। 100% यही सुनना था सर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते तो हैं कि सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है, बट होता क्या है ना कि जैसे आप आइसक्रीम के बारे में देखेंगे तो सिर्फ आइसक्रीम ही आएगी, और वो एक एल्गोरिदम और प्रोपेगेंडा ऐसा बना दिया गया है कि वो एल्गोरिदम आपको थोड़ी देर ये भी बताने लगेगा कि आइसक्रीम बेनिफिट है, हाँ, स्टिल इट प्रोवाइड्स यू द डायबिटीज़, बट वो आपको इतना ज़्यादा उसमें लूप में ले जाएगा एलगोरिदम कि आपको थोड़ी देर बाद ये भी लगने लगेगा आइसक्रीम का तो यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन दैट एंड देन बोले कि हाँ, मतलब इसके आगे की हाइट ये हो सकती है कि आइसक्रीम इज गुड फॉर द हेल्थ, ऐसा कुछ आ जाएगा इसमें। वो एल्गोरिदम आपको पूरा वैसा मैनिपुलेट कर देता है, माइंड वॉश। तो सर सोशल मीडिया पर जैसे हमने पूछा, तो स्टिल मीडिया ग्रुप्स
सोशल मीडिया को देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो ये प्रोग्रेस आप लोगों के लिए चैलेंजिंग है या फिर इट विल डेफिनेटली एडवांटेज? नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रही है मीडिया कंपनी के लिए, सोशल मीडिया। ओके सो हमारा बिजनेस तो स्टिल इज़ अ मेन स्ट्रीम मीडिया। ओके, पैसा तो वही है, सोशल मीडिया से इतना पैसा आता नहीं। बिल्कुल सर। आप डालो, बिकॉज द सोशल मीडिया फुल्ली मैनेज बाय ओनली 2-3 कंपनीज, मेटा है और आपका हाँ, गूगल है। गूगल। तो पैसा वही कमा रहे हैं। ओके, कोई वेबसाइट है, कोई ये पैसा नहीं कमा रही है, वो उनका मोनेटाइजेशन है, फिर वो ऐड आती है वो डिजिटल मीडिया पे। तो बट दैट इज़ वर्किंग टू, दैट इज़ हेल्पिंग अस टू कॉम्प्लीमेंट आवर मेन मीडिया। सो जो फॉर्मेट्स है वो फॉर्मेट्स आर चेंजिंग, कंटेंट डिलीवरी इज चेंजिंग, प्लेटफॉर्म्स आर चेंजिंग, बट स्टिल मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत अभी कम नहीं हुई है। स्टिल मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है। हाँ बिल्कुल सर। बराबर, इसलिए जर्नलिस्ट, आपको कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को उसके कोई प्रोडक्ट वाला बुलाएगा, लेकिन अनलेस दिस इज कॉकरोच पार्टी छोड़ के, लेकिन फिर भी वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ही इंटरव्यू दे रहे हैं वो सब। 100% सर। सोशल मीडिया पे तो इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर को पैसा दे के हो सकता है, बट इंटरव्यू तो चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे। बट सोशल मीडिया इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सोशल मीडिया प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल टू reach the right people. So it's not necessary only media company, but every industry is focusing on social media to outreach to their target audience. So हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ हो रहा है। इसका मतलब इंटरव्यू फुल 45 मिनट्स का सोशल मीडिया पे नहीं आएगा, ज़्यादा यूट्यूब पे आ जाएगा, बिकॉज दैट्स ऑल्सो चैनल। यस सर। वी कान ट्रीट दैट एज अ सोशल मीडिया लाइक। और ये फेजेस आती है, जैसे एक ज़माने में फेसबुक था, अभी फेसबुक का जनरेशन जा रहा है, फेसबुक के यूज़र्स कम हो रहे हैं, वहाँ इतना रीच नहीं मिलता। अभी इंस्टा है, स्नैपचैट हो सकता है, और नया कुछ आएगा। सो दीज आर द साइकिल्स, बट कांस्टेंट ऑलवेज इज अ प्रिंट टेलीविजन, एंड वो जो उनकी डिजिटल एंटिटीज़ है वही है। टिकटॉक भी आके गए, एप्लीकेशंस फ्लो। तो सर जैसा आपने बताया कि क्रिएटर्स जैसे इन्फ्लुएंसर्स चल रहे हैं, तो न्यूज़ क्रिएटर्स के ज़माने में जर्नलिस्ट की क्या वैल्यू है या क्या डिफ्रेंशिएट करता है? जर्नलिस्ट तो रहेंगे, बिकॉज जर्नलिस्ट नॉट ओनली गोइंग इन द मार्केट एंड ब्रिंगिंग द न्यूज़, एंड जर्नलिस्ट का रोल अभी इवॉल्व हो रहा है, वो पहले भी था। इट इज़, जैसे आप बोलते हैं कि दे आर बिकमिंग नाउ द कंटेंट क्रिएटर्स। यस सर। जर्नलिस्ट इज़ ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर, लेकिन जर्नलिज्म में थोड़ी डेप्थ चाहिए, एनालिसिस चाहिए। वो एनालिसिस कैसे कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रहे हैं, जितनी चीज़ें सोसाइटी को क्या चाहिए उस हिसाब से वो जो इन्वेस्टिगेशन करके सोसाइटी के इश्यूज एड्रेस कर रहे हैं क्या। अल्टीमेटली व्हाट इज़ जर्नलिज्म? जर्नलिज्म का पर्पस क्या था पुराने ज़माने में? इन इंडिया का अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री कैसे शुरू हो गई? इट वॉज सपोर्टिंग द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। यस। जैसे महाराष्ट्र में केसरी है, या आपका हिंदुस्तान टाइम्स उस जमाने में महात्मा गांधी के ज़माने में आया था, और स्लोली इट स्टार्टेड सेंसिटाइजिंग दी सोसाइटीज़ अराउंड। पर्पज चेंज हो गया, बिकॉज जर्नलिज्म प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स, इन चेंजिंग गवर्नमेंट, इन चैलेंजिंग दी अथॉरिटीज़। वो रोल अभी भी है, दे आर स्टिल डूइंग दैट, बट फॉर्मेट में चेंज, द प्लेटफॉर्म में चेंज, बट दे आर बिकमिंग मोर, बिकॉज अभी नॉलेज तो अवेलेबल है सब जगह। आप एवरीथिंग, जर्नलिस्ट को कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो जर्नलिस्ट पहले देते थे वो सब अवेलेबल अभी सोशल मीडिया पे। आप सर्च करो, यू विल गेट एवरीथिंग। सो नाउ जर्नलिस्ट नीड टू रीइन्वेंट देमसेल्फ, लर्न न्यू स्किल्स, फोकस मोर ऑन डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म, आई विल से। जैसे हमारे सेल्स में डेटा ड्रिवन सेल्स कैसे, डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म का ज़माना आ गया है। इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स आने चाहिए। सो दैट वे इट इज़ मोर एक्सपेक्टेशंस। ऑथेंटिकेशन भी मेन, एब्सोल्युटली ऑथेंटिसिटी। और जर्नलिज्म इज़ देयर टू क्रिएट अ थॉट प्रोसेस इन द सोसाइटी एंड फैसिलिटेट दैट चेंज मैनेजमेंट इन द सोसाइटी, आइदर फ्रॉम दी जो अच्छा है वो अच्छे के लिए होना चाहिए। इस हिसाब से उनका रोल अभी इवॉल्व हो रहा है। यस। एक रिसेंट हम मार्केट से क्वेश्चन उठाते हैं। रिसेंट प्रोटेस्ट जो हुए, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस रेस करे अकाउंटेबिलिटी पे, और ऐसे वक्त में इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले क्या बचाना चाहिए, रेपुटेशन, ट्रांसपेरेंसी या फिर पब्लिक ट्रस्ट?
I don't have the answer because that's a political, Yes, things. बट कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सोशल इंस्टीट्यूशन हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, या कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन हो, सबसे पहले तो यह है ट्रस्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो ट्रस्ट बिल्ड होना ज़रूरी है, और ये सोचना चाहिए कि हमारा ट्रस्ट क्यों डिटोरेट हो गया स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप में। यहाँ यूथ हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकता है कॉरपोरेट के लिए। सो व्हाट इज़ दैट रीज़न वे पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग द इंस्टीट्यूशन, एंड मेन रीज़न दोज दैट experiences, yes, what people are getting is bad. So उसके ऊपर अगर पूरी सिस्टम सुधारने के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स होनी चाहिए, और हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, आई थिंक वो एग्ज़ाम से लेकर कुछ भी हो क्या चल रहा है ये सबको पता है। तो इंस्टीट्यूशन शुड वर्क टू बिल्ड अ ट्रस्ट, bring the transparency in the process, okay, and provide the right platforms and opportunities to the young people, because that is the future. Unemployment इतनी है, ये क्यों हो गया सब? Because of the unemployment. उनमें से कितने लोगों ने नीट की एग्ज़ाम दी पता नहीं, लेकिन majority people were because that was their frustration against the institution, not necessarily on a ruling party, but overall systems. And that is very important to understand, that it is not the only responsibility of institutions as such as the government machineries, but it is the responsibility of everybody to create that trust and transparency in the systems. ये तो citizens की भी जिम्मेवारी है ना, कि अगर corruption है तो वो who is responsible for that corruption? We are also responsible. अगर हम पेपर खरीद रहे हैं तो मार्केट में पेपर बिक रहे हैं। हाँ, अगर और वही एग्ज़ाम है शायद कि वो पेपर एंड पेंसिल पे होती है, बाकी सब ऑनलाइन होती है, इसलिए लीक नहीं होती। यस सर। और क्यों होती है सबको पता है, किसके कॉलेजेस है, एवरीबडी नोज। यस। ऐसे ही सर अगर पूछा जाए तो लोगों का अभी जो कहना है कि जो मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर, और अभी सबसे ज़्यादा वीक होता जा रहा है, लोगों का ट्रस्ट उस पर हटता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरा करप्टेड हो चुका है, ये वन साइडेड न्यूज़ देते हैं। आपके इस पर अभी भी क्या व्यूज़ हैं कि मीडिया अपना काम सच में अच्छे से कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं ट्रस्ट? ये पॉसिबल है, बिकॉज ये मतलब आई विल से इट इज़ अ 50-50। ओके। देर आर स्टिल गुड मीडिया कंपनीज लाइक आवर्स। अगर आप हमारा अगर टीवी भी देखते हो, कुछ न्यूज़ भी आते हैं, तो हम भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं। यस सर। हम भी कोई अच्छा किया तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वी आर द सोसाइटी एट लार्ज। अगर कोई अच्छी चीज़ लिखी जो रियली अच्छी है तो सोचते हैं कि ये प्रो गवर्नमेंट है, या अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखी तो वो बोलेंगे कि ये अगेंस्ट गवर्नमेंट है। तो आप देखो कि मतलब देर आर गुड न्यूज़पेपर्स, गुड मीडिया, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, और इसलिए तो लोग खरीदते हैं ना उनको। यस। इसलिए तो उनके बिजनेस चल रहे हैं ना। वाई देन दे आर नॉट बिकमिंग बैंकरप्ट एंड क्लोजिंग देयर शॉप्स? यस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, मतलब अगर 100% ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रस्ट है, कुछ तो है, कुछ आज हमारी कंपनी के ऊपर आज भी ट्रस्ट है। लोग क्रेडिबिलिटी के साथ एस्टेब्लिश करके देखती है। आज भी अगर आप किसी को पुणे में जाओ पूछो तो बोला अच्छा हाँ, तो दे विल प्रेफर टू रीड अवर न्यूज़पेपर रादर देन गोइंग टू द अदर न्यूज़पेपर्स। दैट इज़ तो ट्रस्ट तो है, लेकिन इट इज़ अगेन द परसेप्शन ऑफ द पीपल। अगर मैं एक पार्टी का अगर कोई फॉलोअर हूँ और अगर कुछ अगेंस्ट न्यूज़ जाती है तो अल्टीमेट डेफिनेटली वो सोचेगा कि हमारे अगेंस्ट है। अगर और दूसरा वाले सोचेंगे कि हमारी तरफ से, तो ये ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये तो परसेप्शन बेस है ना सब। हाँ, लोग जिसको फॉलो करते हैं, जैसे हाँ जो लोग फॉलो करते हैं, धोनी के फॉलोअर्स विराट वाले से मिलेंगे, विराट के फॉलोअर्स धोनी से, समझ। ओके, तो ये तो होने वाला है। वो तो पहले भी बोले थे, अभी मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में भी होता था कि लोग देयर वेर मीडिया राइटिंग प्रो जो ब्रिटिश रूल एंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो वहाँ भी होता था। तो ऐसा नहीं, इट इज़ अगेन परसेप्शन। तो सर एक ऐसी एडवाइस जो आप 1997 वाले विनोद को देना चाहेंगे, या फिर हम इसको थोड़ा सा मोल्ड करते हैं कि अगर आप आज हमारी एज के होते तो ऐसी एक एडवाइस जो हमारे व्यूअर्स या हमारी एज के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और एम्बिशियस हैं, तो एक ऐसी लीडरशिप एडवाइस जो आप हमेशा देना चाहें? मैं बोलूँगा एक तो हमेशा मैं सबको देता हूँ कि मतलब
आपके एज में और व्हेन आई वाज इन 1990s रिएक्शन बहुत फास्ट आती थी, रिएक्शन, कुछ भी हो रिएक्शन। सो अगर एक एडवाइस देना है तो मिले कि पहले ना पॉज, थिंक एंड एक्ट। ओके, डोंट बी टू मच रिएक्टिव, क्योंकि उस वजह से, रिएक्शन की वजह से बहुत सारी गलतियां भी हो जाती है। एंड व्हाट्सएवर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, डोंट रिएक्ट इमिडिएटली, टेक अ पॉज, थिंक एंड देन रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्टिंग। एक मैं एडवाइस डेफिनेटली देना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें हम छोड़ देते हैं ज़िंदगी में, और वो हमेशा दिल में रखते हैं कि अरे यार ये नहीं हो पाया, या मेरा सपना ये था, मुझे ये होना था लेकिन हो नहीं पाया। देयर आर मेनी रिग्रेट्स इन लाइफ, यस सर, बट दैट शुड बी ओनली रिग्रेट, देयर आर नो रिग्रेट्स एज सच, देयर शुड बी ओनली लेसन्स। सो वो जो भी चीज़ें उससे हमने सीख के आगे जाना चाहिए। बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि इस चीज़ में कि उस वक्त शायद मैं 1990s तो मैं हमेशा दिल में रख के खुद को कोसता रहता था। यस सर, हम भी करते हैं अभी के एग्ज़ाम में, अरे कुछ प्रॉब्लम है, किसी प्रोफेसर के, कोई स्मार्ट बंदा आगे चला गया तो अरे यार मैं क्यों नहीं गया, या पीछे। सो ऑल दिस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, बट आई विल से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फर्म एंड से दैट ओके देयर आर नो रिग्रेट्स इन लाइफ, देयर आर ओनली लेसन्स। तो हमें से वो लेसन से छोड़, मतलब जो है ना ठहराव ला के कुछ चीज़ें छोड़ के जाके आगे बढ़ने चाहिए। बिल्कुल सर। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं हम, जिसमें आपको 1 सेंटेंस या फिर 1 वर्ड में आंसर देना है। सक्सेस या पीस ऑफ माइंड, इफ यू वांट टू चूज वन ऑफ देम। अभी यार स्टेज पीस ऑफ माइंड क्योंकि सक्सेस तो हाँ, मतलब सक्सेस इज, मतलब उसकी डेफिनेशन तो अलग है ना। ओके, एआई या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, आज भी आप किस चीज़ से डरते हैं, रेदर देन योर वाइफ? मैं हमेशा मेरे बॉसेस से डरता हूँ। ओके, अगर आपकी पूरी जर्नी एक टाइटल देना हो तो आप क्या टाइटल देना चाहेंगे? टाइटल में मेरे किताब का ही देना चाहूँगा, जो रिसेंटली नॉवेल पब्लिश हुई है, द एग्जीक्यूटिव ट्रैप। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप इन आवर लाइफ. Yes, sir. Success is also a trap. Failures are also the trap. And powers, politics, success, जो भी है, achievements, everything is a trap in life. So अगर जर्नी देना है तो मैं ट्रैप में फंसा हूँ, ट्रैप से निकाला भी, तो एग्जीक्यूटिव ट्रैप्स वही मैंने पढ़ा सर कि आपने लगभग 6 से 7 बुक पब्लिश करी हैं, जो इंग्लिश में भी हैं, मराठी में भी हैं। तो आप जब बुक्स लिखते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ रहती है कि आप, एक तो कॉर्पोरेट में भी आप इतने सालों से हैं, ऑलरेडी 25 ईयर्स हो चुके हैं, और ये सब के बाद भी आपका इतना टाइम या फिर मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं कि आप बुक्स लिख के और पब्लिश भी करते हैं? तो वो एक स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं खुद, आपको पता है कि मैं ऑलरेडी लेट था, ट्रैफिक था, जो भी था, बट एट द एंड इट वाज माय मिस्टेक कि मैंने वो मिसमैनेजमेंट करके यहाँ पे लेट आया। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज की जनरेशन है, वो टाइम मैनेजमेंट को लेके बहुत पीछे है। हैबिट, वन हैबिट, यस, वन कंसिस्टेंट हैबिट, और वो हैबिट है ना स्टार्ट ओवर। मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ कि एक ऐसे बुक से याद आई। इस कॉलेज में इसी बुक के ऊपर एक लेक्चर था एक ऑथर का, उन्होंने कि किसको किसको ज़िंदगी में बुक्स लिखनी हैं, तो सब ने हाथ ऊपर किया। तो वो था कि हाउ टू राइट अ बुक के ऊपर लेक्चर था। ओके। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अभी घर जाओ और स्टार्ट राइटिंग। तो हम सोचते हैं तो इट इज़ वन हैबिट दैट स्टार्टिंग समवेयर, और डेली हैबिट, अगर आप एक पेज 200 वर्ड्स लिखते हो दिन में, तो महीने में कितने पेजेस? अगर 200 वर्ड्स 200 वर्ड्स लिखते हो तो एक पेज होता है। यस सर। तो आप महीने में 30 पेजेस लिख सकते हो, तो बुक कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? 3-4 महीने में बुक कंप्लीट अप्रॉक्सीमेटली। A one habit starting from somewhere and a small thing doing every day, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। कंटिन्यूअल मतलब स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट। तो वो इम्प्रूवमेंट इज़ ज़रूरी कि आप एक चीज़ करो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो स्टार्ट डू एंड डू दिस नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, वो हैबिट बनाओ। सो ये लिखने की मेरी हैबिट हो गई। आई स्टार्टेड दिस in 2009. Okay. I started writing one page per day. Yes. और वो
कितना भी मुश्किल घर में मतलब कितना भी बिजी हो जाके कुछ लिखूंगा। लिखना है, और आजकल तो बहुत सिंपल है, आपको टेक्स्ट बोलना है ऑटोमेटिकली लिख के दे देंगे। स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। सो वन हैबिट, कुछ भी हो इसमें होना। सर लास्ट क्वेश्चन, अपनी बुक्स में से कोई एक ऐसा शॉर्ट लेसन जो आप सबको देना चाहें, ईच एंड एवरीवन, किसी भी एज का हो, कहीं से भी देख रहा हो आपको, एक लेसन। अच्छा, अभी एक लेसन यही रहेगा मेरा कि ज़िंदगी में फेल्योर्स तो आते रहेंगे, बट उस फेल्योर से सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम इतना भागते हैं सक्सेस के पीछे, हमें लगता है कि हमें आगे जाना चाहिए, आगे जाना। सो एक लेसन है, कभी कभी ज़िंदगी में पॉज लेना भी ज़रूरी होता है, जिसे ग्रेसफुल रिट्रीट बोलते हैं ना। वो जब कोई वॉर में या कोई महायुद्ध होता है तो कभी कभी कोई पॉलिटिकली डिसीजन हो जाता है कि एक स्टेप पीछे, तो फेल्योर को वैसे वो रिट्रीट की तरह समझना चाहिए। ओके कि अगर कुछ भी हुआ ज़िंदगी में तो फेल्योर्स आर देयर बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। या कुछ अच्छा होना होगा, कुछ अच्छा होना है या लर्निंग है, कुछ मतलब देयर इज़ अ डिफरेंट प्लान। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को आप जाते हो, ऑल ऑफ सडन कुछ अलग हो जाता है ना। हाँ सर, यू कांट गो, बट देन समथिंग डिफरेंट कम्स। सो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वी शुड नॉट कैरीड अवे द फेल्यूर्स, बट वी शुड ट्राई। और एक हमेशा एक चीज़ हमेशा रखनी चाहिए कि हमें हमेशा वो फेल्योर की स्टडीज़ करनी चाहिए रादर दैन सक्सेस स्टोरीज़। ओके आप पॉडकास्ट भी हमारा ले रहे हैं कि जो सक्सेसफुल इन देयर करियर, आप ऐसे लोगों को भी इंटरव्यू लेनी चाहिए उन लोगों की कि जो फेल्योर्स है, उन्होंने कुछ एक्सट्रीमली अच्छा किया एंड फेल्योर, बिकॉज फेल्योर इज़ नॉट देयर पर्सनल थिंग्स, इट इज़ द लर्निंग फॉर देम, एक्सपीरियंसेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, समझ में नहीं आया कि टाइम कैसे निकल गया। मुझे भी नहीं लगा। इट इज ऑलमोस्ट डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।